हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक प्रावधान, महापुरुषों के विचार एवं प्रमुख पुरस्कार, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन-कौन से पुरस्कार किस-किस फाउंडेशन या फिर संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है? और महापुरुषों ने कौन-कौन से महापुरुषों ने अपने-अपने विचार जो है हिंदी के क्षेत्र में दिए थे तथा संविधान में क्या-क्या जो हिंदी के बारे में प्रावधान किया गया है, कौन-कौन से आर्टिकल में है, कौन-कौन से अनुच्छेद में है तथा किस-किस बारे में क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक देश को एक, देखिए इसमें बोला गया है कि प्रत्येक देश को एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा के लिए वह स्थान हिंदी हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी के बारे में किसने क्या कहा था, ऐसा जो है आपका एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको सही जोड़ी हो गया या फिर दे दीजिए कि प्रत्येक देश को एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और भारत के लिए वह स्थान हिंदी हो सकती है। ये किसने कहा था? कथन कारण आधारित जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम महर्षि महर्षि अरविंदो घोष के द्वारा क्या कहा गया था। तो इस इन्होंने कहा था, लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। तो ये भी आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि महर्षि अरविंदो घोष भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, आपको तो पता ही होगा। तो इसके बारे में इन्होंने कहा था हिंदी के बारे में कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। ओके, ये भी आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसका देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हिंदी भाषा को किस रूप में परिभाषित किया है। तो हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक रूप में पिरोया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। ओके, इन्होंने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने, हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक रूप में पिरोया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने जब विश्व सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने सबसे पहले ही कहा था कि भाई और बहनों, जो कि उनकी हिंदी की और अग्रसरता को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजभाषा। संवैधानिक भाग जो है आपके हिंदी के लिए भी जो है संविधान में जो है भाग 17 के अंतर्गत विशेष रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के प्रावधान है। जो आइए हम देखते हैं कि 343 में क्या है और 343 से लेकर 351 तक क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप टिक कर लीजिए और बहुत ही बार रिवीजन कर लीजिए, आईएमपी है ये। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगा, देवनागरी। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या कहा गया है। क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी के बारे में कौन सी लिपि आएगी, कौन सी भाषा आएगा, क्या कहा गया है, ये पूछ सकता है। उसका बाद अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का गठन। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदी की लिपि देवनागरी होगी और उसके बाद जो है आपका उसके लिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, संसद की समिति का गठन, फिर आयोग, ये आ सकता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 343 में क्या होगा कि हिंदी को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन किया जाएगा। अब सीधी सी साफ बात है, समिति का गठन क्यों किया जाएगा? क्योंकि हिंदी को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा को बोलने के प्रसारण करने के लिए, ठीक है। तो आयोग और समिति का गठन जो है आपका निश्चित रूप से किया जाना है। तो 344 में। उसका 345 में आएगा, राज्य की अपनी आधिकारिक राजभाषा तथा तय करने का अधिकार होगा। जैसे जैसे कि कोई भी राज्य है, जैसे कि हम महाराष्ट्र को ले लेते हैं, तो महाराष्ट्र में जो भी अपना स्वयं से राज्य अपनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दे सकते हैं। इसके लिए जो है केंद्र किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं कर सकती। उसके बाद आएगा आपका अनुच्छेद 346, एक राज्य
एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ के बीच में संचार की भाषा, मतलब कि हिंदी या फिर कोई भी अन्य भी भाषा हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ से गुजरात में अगर कुछ भी प्रचार प्रसार करना हो तो अपनी भाषाओं में वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ के बीच संचार की भाषा। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विशेष उपभाग, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में पीवीटीजी, जैसे पीवीटीजी की अपनी अपनी बोलियां भाषा होती है, उनके द्वारा जो है अपने तरीके से बोला जाएगा। जैसे आपने सुना होगा बस्तर, बस्तर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है भतरी, हल्बी, गोंडी, ठीक, कुड़ुक, कुड़ुक जो है ये पीवीटीजी जो होते हैं विशेष रूप से अति पिछड़ी जनजातियाँ, इनके द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को जो है आपका संरक्षण किया जाएगा या फिर उनमें किसी भी अन्य भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 347 में बताया गया है। उसका 348, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा तथा विधेयकों की भाषा, मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाषा तथा विधेयकों की भाषा, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा हो स्वयं से ही कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग किया जाएगा, हाई कोर्ट में इंग्लिश को, इसके लिए उनको किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। ओके, उसका बाद हम देखते हैं आपका 350, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे, तो इनके लिए जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, जैसे कि स्थानीय स्तर पर कोई भी भाषा हो उसके लिए छूट दिया जाएगा कि आप अपने तरीके से कोई भी भाषा में आप जो है आपको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, हिंदी अपना क्या है, भारत की मातृभाषा है, उसमें पढ़ाना अनिवार्य है। ठीक, अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 350 ख बोलता है कि भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए है ये। ओके, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम 351, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के संघ को विशेष निर्देश, मतलब कि हिंदी भाषा ये डेफिनेटली बोल रहा है कि हिंदी भाषा को जो विकास क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए विशेष निर्देश देंगे। जैसे समय समय पर हिंदी भाषा के लिए क्या बोलते हैं समितियाँ गठन की जाएगी, जिससे कि वो बैठकें होंगी, जैसे कि 14 सितंबर को किया जाता है, 10 जनवरी को किया जाता है, इस प्रकार से। अब प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये आपको एकदम से याद कर लेना है कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपका 7 जून 1955 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बीजी खेर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आएगा आपका बीजी खेर की अध्यक्षता में। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किया गया था? 7 जून 1955 को। राजभाषा को स्वीकृति कब दिया गया था? राजभाषा को स्वीकृत किया गया था आपका 14 सितंबर 1949 को। कौन से फार्मूला? मुंशी आयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी को स्वीकार किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रथम सम्मेलन, विश्व हिंदी हिंदी सम्मेलन एक यात्रा के रूप में। हम देखते हैं ऐसे कि सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहला आपको याद रख लेना है, क्योंकि सबसे पहला ही पूछने के चांसेस रहता है दोस्त। ठीक, तो सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्धा, भारत में 1975। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद कर ही लेना है, पूरा रट लीजिए। वर्धा भारत 1975, वर्धा भारत 1975, वर्धा भारत 1975, वर्धा भारत 1975 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। उसका रहेगा आपका विश्व जो है आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया गया था? ये आपको पहला और वर्तमान हमेशा याद कर लेना है। पहला वर्तमान, पहला प्लस वर्तमान, बीच का आप सीक्वेंस भले ही याद ना रखें, पर आपको पहला और वर्तमान हमेशा से ही याद कर लेना है दोस्त। ओके ओके, तो अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार ये हम कल पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इसको ऊपर व्यू आप ले सकते हैं कि कल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है, जो इसमें हमें पहला, वर्तमान, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों को आपको थोड़ा बहुत देख के आ रहना है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसको मिला था, कब से प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ माना जाता है, वर्तमान में किसे मिला, वर्तमान में किसे प्राप्त हुआ, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान जो हिंदी लेखकों को उनकी सेवा के लिए मिलता है। दोस्तों हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसमें आपको आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यास सम्मान, इसमें हम सभी सम्मानों में हम पहला किसको मिला, कब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, पहला किसे मिला, कब प्रारंभ हुआ तथा वर्तमान में किससे मिला, हम इन्हीं पॉइंट्स में लेकर जो है आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो है कोई सा भी एग्ज़ाम इन्हीं आधारों पर ही प्रश्न बनाता है। पहला, उसके बाद कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद वर्तमान में किसे प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।